हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम जिन बुलंदियों को छू रहा है और जिन ऊंचाइयों तक पहुंचा हुआ है, आप भी इन बातों से पूरी तरीके से फैमिलियर है। आए दिन आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो प्रोटोकॉल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको देखने के लिए मिलेगा। और छोटी से छोटी जॉब के लिए आज के दिन में पीएचडी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर पीएचडी की रिक्वायरमेंट ना भी हो तो वहां पर पीएचडी होल्डर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सी डिग्री आपके फ्यूचर को सक्सेस बना सकता है। उन सभी बातों को आज मैं डिस्कस करूंगा। यहां पर बेसिकली आज जो मैं आपको बताऊंगा कि पीएचडी जो है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आपके लिए क्यों जरूरी है, इसको किस तरीके से किया जा सकता है, इसका ड्यूरेशन क्या है, इसमें फी कितनी लगती है, इसके थेसिस, इसके वाइवा, इसका एंट्रेंस टेस्ट किस तरीके से होता है, उन सभी बातों को मैं डिस्कस करूंगा। और यह भी बताऊंगा कि यह पीएचडी आज की डेट में आपको करना क्यों जरूरी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताता हूं कि आज की डेट में जो लेवल है हमारे एजुकेशन का, वहां पर पीएचडी कंपलसरी कर दिया गया है। उसी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सन 2022 से आपको पीएचडी डिग्री प्रोफेसर के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। तो मैं आज ये मानता हूं, मैं आपको अब सजेस्ट करता हूं कि अब आपको पीएचडी की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि पीएचडी आपको जरूर कर लेना चाहिए। समझते हैं इसको किस तरीके से इसका एडमिशन होगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, सभी बातों को पूरी तरीके से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर देख सकते हैं कि पीएचडी जो है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, इसका जो क्वालिफिकेशन है, इसका क्वालिफिकेशन होता है कि आपके पास में पीजी यानी कि एमए की डिग्री होनी चाहिए। एमए की डिग्री कितने परसेंट से होना चाहिए? 55% आपने गेन किया हो एमए की डिग्री में। एमए डिग्री आप चाहे तो आप आर्ट से हो, चाहे लैंग्वेज से हो, लिटरेचर से हो, साइंस से हो, टेक्नोलॉजी से हो, एमटेक किया हो, है ना, या आपने जो है एमए इन आर्ट्स किसी लैंग्वेज में किया हो, या फिर एमसीए किया हो। अगर आपने ये पीजी डिग्री कर लिया है 55 मार्क्स के साथ में, तो आप इस पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका ड्यूरेशन क्या होता है। पीएचडी का जो ड्यूरेशन होता है, कितने सालों में आप पीएचडी कर सकते हैं, उसको आप अच्छे से समझिए। इसका ड्यूरेशन अगर बात करें तो मिनिमम 3 साल तक होता है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? मैक्सिमम में आपको 5 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि इसमें रिसर्च करना होता है। अब ये 3 साल की जहां तक बात है, जो एक्चुअल इसका पॉइंट है, 3 साल कहने के लिए है, लेकिन आपको लगने की अगर बात हो तो 5 साल लग ही जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि अंडर में आप पीएचडी करते हैं, आपको एक ऑब्जर्वर प्रोवाइड किया जाता है, जिसे आप गाइडर बोलते हैं, जिनके अंडर में आप काम करते हैं। वो आपके थेसिस को, आपके डिग्री अवार्ड को इतना इजीली नहीं दे देता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 3 से 5 साल तक आपका ड्यूरेशन होता है। ये आपकी एक्टिविटीज पे और आपके ऑब्जर्वर के एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है कि आप इस कोर्स को कितनी जल्दी कर लेते हो। उसके बाद एक पॉइंट और होता है, एमफिल आपने सुना होगा। एमफिल जिन बच्चों ने किया हुआ है वो 2.5 साल में ही अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं पीएचडी का, लेकिन आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी है। यह डिपेंड करता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है कितना ज्यादा हो रहा है, वो डिपेंड होता है आपका। ड्यूरेशन आपको समझ में आ गया, क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि इसका जो एडमिशन है, इसमें एडमिशन किस तरीके से लिया जा सकता है, पीएचडी में एडमिशन किस तरीके से लिया जा सकता है, उसको समझेंगे। देखिए, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटीज अपने पीएचडी के लिए क्या कराता है? एंट्रेंस टेस्ट कराता है। एंट्रेंस टेस्ट को क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। पीईटी पेट होता है, पेट बोलते हैं इसको। अब इसी में आपको एडमिशन लेने के लिए पेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। ये एक रिटन एग्जाम है। इसके रिटन एग्जाम में कैसे पैटर्न होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, लेकिन यहां पूरा प्रोसेस में बताता हूं कि पहला जो टेस्ट होगा आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीईटी पेट बोलते हैं। अब ये जो बच्चे सिर्फ एमए किए हुए हैं, सिर्फ पीजी किए हुए हैं, उनको ये रिटन एग्जाम देना कंपलसरी है। अब जो बच्चे नेट का एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड किए हैं, या फिर एमफिल किए हैं, इन तीनों में से अगर आपने कुछ भी किया हुआ है तो यहां से ये तीनों कोर्स करके आप 50 नंबर्स गेन कर लेते हैं, 50% नंबर आप गेन कर लेते हैं, जिसके बिहाफ पर ये पेट यानी कि एंट्रेंस एग्जाम आपको देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ
आप वाइवा दे करके अपना जो है एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। समझ में आ गया? जो सिर्फ एमए किए हुए हैं उनको एंट्रेंस टेस्ट देना है, जिसको हम पेड बोलते हैं। जिन्होंने नेट जेआरएफ और एमफिल किया हुआ है उनको नहीं देना है, वो सिर्फ क्या कहते हैं कि वाइवा में बैठकर इंटरव्यू में क्वालिफाइड करके एडमिशन ले सकते हैं। अब इसको जो सिर्फ एमए किए हुए हैं उनको दोनों देना है। क्या? आपको वाइवा भी देना है और रिटन एग्जाम यानी कि पेड भी, एंट्रेंस भी देना है। अब एक चीज मैं और बता देता हूं अपने एक्सपीरियंस की। जिन बच्चों ने नेट या जेआरएफ या एमफिल किया है इनको प्रेफर किया जाता है हमेशा से, जो सच्चाई है, ठीक है, ये प्रेफर किया जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नेट जेआरएफ एमफिल करने की कोशिश करें आप, ताकि आपको जो है 50 नंबर्स पहले से ही गेन हो जाए। ये आपको समझ में आ गया? अब जो है आपका एडमिशन हो गया, यहां तक आपने जो है एडमिशन ले लिया, आपने रिटन एग्जाम निकाल लिया, वाइवा आपका हुआ वो निकाल लिया, आपका एडमिशन हो गया। अब जो एडमिशन है, एडमिशन के बाद में जो आपका प्रोसेस है, अंदर में आपका क्या क्या काम चलेगा, आपको क्या क्या चीजें करनी है। स्टार्टिंग में 6 मंथ का आपका कोर्स वर्क चलता है, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज, फंडामेंटल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। चाहे वो फंडामेंटल साइकोलॉजी हो, चाहे वो फंडामेंटल साइकोलॉजी क्या कहते हैं फिलॉसफी हो, फंडामेंटल एजुकेशन हो, फंडामेंटल रिसर्च हो, इस तरह के फंडामेंटल एजुकेशन के बारे में बात की जाती है, पढ़ाया जाता है। उसके बाद में जब आप ये 6 मंथ का जो कोर्स वर्क है, जहां पर आपको क्लासेस करना कंपलसरी होता है 6 महीने तक, ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद में आपको एक ऑब्जर्वर प्रोवाइड किया जाता है। एक ऑब्जर्वर जिसे कि आप गाइडर बोल सकते हैं, उन्हीं के अंडर में आप अपना सारा थेसिस, सारा रिसर्च करते हैं और उन्हीं के कहने पर आप अपना लास्ट तक जो क्या कहते हैं सबमिशन होता है, प्रपोजल होता है, प्रेजेंटेशन होता है ना, कोर्स क्या कहते हैं कि डिग्री अवार्ड होता है, सब उन्हीं के अंडर में करना होता है। तो यहां तक समझ में आ गया? ये जो है थेसिस आपको लिख करके देना होता है, थेसिस लिख करके सबमिट करना पड़ता है। इसी के बीच में जब आप स्टार्टिंग में 2-3 मंथ में आप जब थेसिस लिख के देते हैं, आप क्या करते हैं कि ये सारे कोर्सेज पढ़ते हैं, फंडामेंटल कोर्सेज पढ़ते हैं। यहीं पर आप जो है एक अपना स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज करते हैं। उसी स्पेशलाइजेशन में आप क्या करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं। अब जो है इसी रिसर्च के दौरान में आप क्या क्या करते हैं, आपको जो है प्रपोजल देना होता है। हर 2 से 3 महीने में आपको अपना प्रपोजल देना होता है, अपना प्रेजेंटेशन देना होता है कि आपका जो रिसर्च है कितना प्रोग्रेस कर रहा है। और किनको देना होता है? ये देना होता है आप अपने ऑब्जर्वर को, क्योंकि आप अपने ऑब्जर्वर के अंडर में कर रहे होते हैं। वो आपको सुझाव देते रहते हैं कि इस तरीके से करें, इसमें ये मॉडिफाइड करें, इसको इस तरीके से ढूंढें, इसको इस तरीके से करें। तो ये जो आपका क्या कहते हैं सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस आपको सबमिट करना होता है हर 2 से 3 महीने में, और उसको प्रेजेंट करना होता है किसको? कंक्लूजन के साथ में, सबके सामने। एक कमेटी होती है, पूरा ग्रुप होता है एजुकेशन का, रिसर्च का पूरा एक कमेटी होता है। उसके बाद में उसके अंडर में सारी चीजें आप करते हैं। सेमिनार जो है 3 से 4 सेमिनार अटेंड करना होता है। उसके बाद अगर बात करें तो पेपर आपको पब्लिश करना होता है। 3 से 4 जो है पेपर आपको पब्लिश करना होता है। किसमें? जो ऑथेंटिक यूजीसी के अकॉर्डिंग जो ऑथेंटिक जर्नल है या पेपर्स है, उनमें आपको ये चीज करना, पेपर क्या करना है, पेपर पब्लिश करना होगा आपको उस टॉपिक पे जो टॉपिक आपने स्पेशलाइजेशन के लिए चुना हुआ है, जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद आपने समझ लिया, सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन आपको देना होता है 2 से 3 महीने में, क्या आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद में आपका क्या होता है कि प्री सबमिशन, जब लास्ट में जब आप इसको सबमिट करते हैं तो प्री सबमिशन होता है। एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी में क्या होते हैं, सभी क्या कहते हैं मेंबर्स होते हैं, रिसर्च के मेंबर्स होते हैं। वहीं पर आपका जो क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वर भी होते हैं। तो ऑब्जर्वर उन चीजों को देखते हैं प्री सबमिशन में, और आपको प्रेजेंट करना होता है कंक्लूजन के साथ में अपना जो रिसर्च है। तो जब ये प्री सबमिशन होता है तो यहां पर क्या होता है, इंटरनल जो है आपका क्रॉस चेकिंग होता है। क्रॉस चेकिंग होने के बाद में 2 से 3 महीने के बाद में इसको एक्सटर्नल चेकिंग के लिए भी भेज दिया जाता है। यानी कि एक्सटर्नल जो कमेटी बैठी होती है रिसर्च के लिए, वहां पर आपका प्रपोजल, आपका थीसिस भेजा जाता है। वहां पर उन्होंने अगर पॉजिटिव में आपका आंसर दिया, तब जाकर के आपका जो फाइनल वाइवा है वो कंडक्ट होता है। वो फाइनल वाइवा कंडक्ट होने के बाद में तब जाकर के आपको डिग्री अवार्ड होता है। इन्हीं चीजों के बीच में आप जितने भी क्या कहते हैं कि आपकी जो बुक पब्लिश होती है, ठीक है, रिसर्च प्रपोजल आप जो पेश करते हैं, देते हैं उनको। इसके अलावा जो सेमिनार है, 3 से 4 सेमिनार जो है मैंडेटरी होता है। उसके अलावा अगर आप करते हैं वो ऑप्शनल होता है, आपको उसका वेटेज मिलता है। उसी तरीके से बुक पब्लिश की बात है, अगर ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो उसका वेटेज मिलता है। पेपर पब्लिश की बात है, तो ये सारी चीजें जब आप कर लेते हैं कंप्लीट, वही चीज जो आपका जो थीसिस है वो बुक की शक्ल में जब पब्लिश हो जाती है, तब आपको लास्ट में फाइनल वाइवा हो करके क्या होता है, डिग्री अवार्ड किया जाता है। और इस तरीके से आप क्या बन जाते हैं, आप बन जाते हैं डॉक्टर, यानी कि पीएचडी होल्डर बन जाते हैं।
अब अगर इसके फी की बात करें, आप इसके फी क्यों समझो, यानी कि इसमें कितनी फी ली जाती है, कितने पैसे लिए जाते हैं इसमें। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना होगा, अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाइड कर लिया है तो यूजीसी खुद आपको 40 से 45 हजार तक आपको देते हैं। ये आपको क्या करने के लिए, आपको पीएचडी करने के लिए खुद देते हैं 5 साल तक, ठीक है। इसका ड्यूरेशन आगे पीछे होता रहता है, लेकिन अगर जीआरएफ आपने कर लिया है तो 5 साल तक आपको 35 से 40 हजार तक ये आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा दूसरी जगह समझो, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो एवरी मंथ आपको 8,000 रुपए यानी कि 8,000 एवरी मंथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। एवरी मंथ आपको 8,000 रुपए दिया जाता है। उसके अलावा अगर नेट की बात करें तो नेट आपके फी में किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं देता है, एमफिल भी आपके फी में कोई रिलैक्सेशन नहीं देता है, बट आपको 2 जगह मिलता है, एक जीआरएफ करने से और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया हो गया, अलीगढ़ हो गया। ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, अगर आपने इसमें एडमिशन लिया तो एवरी मंथ आपको 8,000 मिलेगा और वही 8,000 आपको 5 साल तक मिलेंगे और इन 5 सालों में आप अपना उस 8,000 रुपए से आप अपना पीएचडी बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 लाख के अप्रॉक्स जाता है, वो बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम नॉर्मल प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में जो है ना 3 लाख से लेकर के आपको 6 लाख तक देना पड़ सकता है प्राइवेट में, ठीक है। वही अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल की बात करें तो वहां पर आपको क्या होगा कि क्या कहते हैं कि मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख में पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वही अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में आपको जो फेलोशिप है 8,000 रुपए का वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये था इनका पूरा प्रोसेस, किस तरीके से करना है और क्यों करना है, वो सारी चीजें मैंने बताया। अब भी किसी तरह का आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।